आइए हम लोग पढ़ रहे हैं साख नियंत्रण। क्या पढ़ रहे हैं? क्रेडिट कंट्रोल। इसको क्रेडिट कंट्रोल मतलब साख नियंत्रण मतलब उधार देने पर नियंत्रण। तेजी से उधार देना है कि धीमे देना है कि नहीं देना है, इस पे नियंत्रण। ये पूरा चैप्टर, ये टॉपिक उसी पे है, उधार देने पे नियंत्रण करवा रहा है। तो देखिए, एक हम बताएं कि साख नियंत्रण दो तरीके का होता है, कल हम लोग देखे थे। पहला था हमारा मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव साख नियंत्रण और दूसरा चयनात्मक या सिलेक्टिव या गुणात्मक साख नियंत्रण। तो मात्रात्मक में पहला हम लोग देखे थे बैंक दर। मात्रात्मक उसे कहते हैं, मात्रात्मक नियंत्रण में उसे शामिल किया जाता है जिसे अगर आरबीआई कोई ऐसा कंट्रोल करे, ऐसा नियंत्रण करे कि उसका प्रभाव सारे बैंकों पर पड़े, तो वह नियंत्रण क्या कहलाता है? मात्रात्मक साख नियंत्रण कहलाता है। यानी वह साख नियंत्रण जिसका प्रभाव सारे बैंकों पर पड़े वो मात्रात्मक साख नियंत्रण में आता है। लेकिन अगर सब पे न पड़े, कुछ ही पे पड़े, एकाक पे पड़े या एकाक पे फोकस करके हम नियंत्रित करें तो कहलाएगा चयनात्मक या सिलेक्टिव या परिमाणात्मक गुणात्मक साख नियंत्रण, ये वाला हो जाएगा। तो इसमें एक है बैंक दर, हम बताए थे। बैंक रेट याद आ रहा है? कल बता दिए थे। आप ही बताइए, अगर ये बैंक दर बढ़ाएगा तो सारे बैंकों पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? आइए देखिए, बैंक दर हम लोग देखे थे कि वह दर होती है जिस दर पे आरबीआई बिलों की पुनर्कटौती करता है। मतलब जिस दर पे आरबीआई बैंकों को उधार देता है, सीधा सा इसका परिभाषा था, जिस दर पे आरबीआई बैंकों को उधार देता है। तो आरबीआई मान लीजिए 6% पे बैंक को उधार दे रहा है, तो अगर ये आरबीआई है और ये 6% पे उधार दे रहा है बैंक को, ये व्यापारिक बैंक है, तो ये जनता को कम से कम 8% पे देंगे, तब तो मुनाफा होगा इनको। नहीं क्यों इससे उधार लेके इसको देंगे, इतना ताम झाम काहे बांधेंगे? तो 8% पे इनको ब्याज पे उधार देंगे। लेकिन अगर ये बढ़ा के 9% कर दिया अगर बैंक दर, तो आरबीआई से किस रेट पे मिलेगा? 9% पे मिलेगा इनको बैंकों को। तब ये बैंक क्या करेंगे? आपको और बढ़ा के देंगे, मतलब ब्याज ज़्यादा लेंगे, बढ़ी हुई ब्याज दर पे उधार देंगे, क्योंकि उन्हीं को महंगा मिला है ना उधार। तो इसका मतलब आपको 12% 11% पे देंगे, तो ब्याज बढ़ गया। तो आप ही बताइए, जब 8% ब्याज पे उधार मिल रहा था परसों, तब आप लेना उचित समझेंगे या आज मिल रहा है 12% पे उधार? आज परसों पता करके आए थे बैंक से तो कहा 8% पे मिल जाएगा, आज गए तो बताया 12% पे। तब आप झिझक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कितना महंगा ब्याज क्या करेंगे, चुकाना भी तो है उधार लेके। तो महंगा जब ब्याज हो जाता है तो जनता लेना कम कर देती है, सस्ता रहता है तो खूब धनाधन लेती है। अगर 1% उधार ब्याज पे उधार दे तो आप फटाफट ले लेंगे कि नहीं? तो आरबीआई जब बैंक रेट बढ़ाती है तो जनता उधार लेना कम कर देती है। हम लोग यही देखे थे मुद्रास्फीति में कि जब मार्केट में मुद्रास्फीति होती है, मतलब मुद्रा की मात्रा ज़्यादा होती है या वस्तु की कीमत बढ़ी है। मुद्रास्फीति का मतलब यही था ना, वस्तु की कीमत में वृद्धि। तो उसके लिए या तो उत्पादन ज़्यादा हो चुका हो, अरे उत्पादन कम हुआ हो, या फिर मुद्रा की मात्रा बढ़ गई हो। तो मुद्रा ही बढ़ी थी, वहाँ देख लीजिएगा। तो मुद्रास्फीति जब रहती है तब आरबीआई इसको बढ़ाता है कम करने के लिए। ये बढ़ाता क्यों है? बैंक रेट बढ़ाएगा कि घटाएगा? वहाँ बताए थे हम, बढ़ाएगा। बताए थे ना कि जब मार्केट में मुद्रास्फीति है यानी वस्तु महंगी मिल रही है, सबके पास पैसा है, खूब पैसा है, 20 रुपये का सामान 50 रुपये में लेने के लिए तैयार है, महंगा है। लेकिन काहे महंगा है? हमारे पास पैसा खूब है, हम लेंगे। तो ये बढ़ा देता है जब बैंक रेट अपना ना आरबीआई, तो जब बढ़ा देगा 6 से 9 तो बैंक लोगों को उधार महंगा देगा
इसका मतलब जनता लेना कम करेगी, नहीं लेगी, तो अपने आप मुद्रास्फीति, मुद्रा की मात्रा घटेगी। मुद्रा कम होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा, उधार नहीं लेंगे, तब मुद्रास्फीति कंट्रोल होगी। तो यही था, मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए आप लोग पलट के देख लीजिएगा, वहाँ लिखा है कि मुद्रास्फीति दूर करने के लिए बैंक दर बढ़ाती है ये, और अपस्फीति में सबको पैसा बंटवाने के लिए बैंक दर घटाती है, क्योंकि यहीं से कंट्रोल होता है। जब बैंक दर कम देगी तो यो कम, जनता को कम, जनता लब्ध पहुँच के लेगी, और जब यह बढ़ा देंगे तो फिर जनता नहीं लेगी, मायूस हो जाएगी, है ना। तो वहाँ पे बैंक दर का बड़ा रोल है। क्लियर? ये मेन चाबी है पूरे मुद्रा के साख पे नियंत्रण करने की। पूरा साख पर नियंत्रण कर रहा है, देखिए पूरे उधार पे नियंत्रण कर रहा है कि नहीं? पूरे बैंक इससे प्रभावित होंगे, जितने लोग उधार लेते हैं आरबीआई से, जितने बैंक हैं। तो ये परिमाणात्मक साख नियंत्रण हुआ कि नहीं? किसी एक के लिए तो नियम बना नहीं है, सबके, सारे बैंकों के लिए बना है ना। ठीक है, ये हम लोग कल देख लिए थे। दूसरा आज हम लोग देखेंगे CRR, कैश, यो देख लिए थे क्या? कैश रिजर्व रेशियो। कैश मतलब नकद आरक्षित अनुपात या कोष दोनों कह सकते हैं, अनुपात की जगह कोष भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अनुपात कट के उसके पास ही तो जाता है, इसीलिए इसका नाम कोष रख दिया जाता है। देखिए कैश रिजर्व रेशियो क्या है? आरबीआई, आपको बता दें, बैंकों को नियंत्रित करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम भी बना है 1949 का। 1949 का एक अधिनियम बना है, एक्ट, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है। उसी के तहत सारे बैंक रेगुलेट होते हैं, यहाँ तक कि वो आरबीआई के लिए भी लागू होता है ना। तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो है वो तो जानते रहिएगा। हर बैंकों को एक नियम बना हुआ है कि हर बैंक के पास जितना भी जमा आएगा, मान लीजिए इनके पास 1 लाख रुपया जमा हुआ, अभी 100 जमा कराते हैं, ज़्यादा नहीं, 100 रुपया जमा हुआ। जिस बैंक के पास जितना जमा होगा उसका एक निश्चित अनुपात में नकद मुद्रा, देखिए निश्चित यानी आरक्षित, एक रिजर्व नगद मुद्रा एक निश्चित अनुपात में रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। कहाँ रखना पड़ेगा? आरबीआई के पास नगद मुद्रा आरक्षित रिजर्व के तौर पे अनुपात, उस निश्चित अनुपात में रखना पड़ेगा। तो अगर 5% है इसका, क्योंकि 3 से 15 के बीच रहता है, कितने से? 3 से 15 के बीच रहता है, तो मान लेते हैं कि ये 5% ये कर दिया है, तो 5% इनके पास रखना होगा। तो 100 रुपया अगर इसको मिला है तो 5 रुपया कहाँ रखेगा ये? आरबीआई के पास। इसी को कहा जाता है नगद आरक्षित अनुपात, CRR। अगर आप बताइए 500 रुपया तो लिया ही बैंक अपना व्यापार करने के लिए, इसका व्यापार क्या है? क्योंकि व्यापारिक बैंक है तो इसका व्यापार क्या है? उधार। हाँ, मुद्रा लेगा, मुद्रा देगा, मुद्रा लेगा, मुद्रा देगा, दिन भर वह करेगा, बैंक मैनेजर बन के बैठे रहेंगे चश्मा लगा के वहाँ, यह काम करते हैं और कुछ काम नहीं। दिन भर पैसा लेंगे, पैसा देंगे, पैसा लेंगे, पैसे बतियाएंगे। भाई पैसा का तो खेल है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये 5 रुपया इनको दे दिया तो इनके पास बचा कितना? 95 रुपया। अब उधार कितना बांटेंगे? 95 बांट पाएंगे ना? अभी भी एक नियम है, हम बताएंगे SLR वाला। अभी SLR अपने पास रखेंगे, है ना, आगे हम सिखाएंगे। फिर भी उसको नेग्लेक्ट करिए, अभी उसको नेग्लेक्ट करिए, क्योंकि अभी SLR बताए नहीं, तो अभी इसको नेग्लेक्ट करिए, अभी CRR समझिए। तो अभी 5 रुपया इसके पास रख रहे हैं, 95 इनके पास बच रहा है, और उसी पैसे से व्यापार कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि इनको 50 रुपया बचेगा तो मार देंगे, दिन भर में 300 रुपया उधार बांट देंगे, क्योंकि साख का सृजन दुनिया में मात्र एक संस्था कर पाती है।
और कोई नहीं। बताए ना, कोई नहीं कर पाता, ना कोई देवी न देवता, ये कर लेते हैं। नहीं, और भी व्यक्ति कर सकते हैं। कौन? अगर वो अपना अकाउंट जैसे खुलवाने का प्रोसेस चालू कर। हाँ, तो व्यक्ति कैसे अकाउंट खुलवाएगा? उसके लिए बैंक बनना पड़ेगा। हाँ, खुलवाओ। आइए ध्यान दीजिए, अब यहीं पे सोच लीजिए अपने दिमाग में, ए बात नहीं, सोच लीजिए। समझा लीजिए, मार दीजिए। अगर ये 5% है, अगर इसको 4% कर दिया, तब घटा दिया, तो मुद्रा इसके पास कितना बचेगा? 96 रुपये। अब ज्यादा उधार बांटेगा कि नहीं? बांटेगा ना, पहले 95 था ना, अब ज्यादा उधार बांटेगा। यानी जब ज्यादा उधार बंटवाना होता है तो आरबीआई अपना सीआरआर क्या करता है? कम करता है। हाँ, आया समझ में? आरबीआई अपना सीआरआर घटा देता है ना। अगर मान लीजिए अपना सीआरआर बढ़ा दिया, 10% कर दिया, तो अब यहाँ 10 रुपये रखना होगा, 100 का 10 रुपये, तो इनके पास कितना बचेगा? 90। तो अब ज़्यादा उधार बांट पाएंगे? 90 रुपया का उधार बांटेंगे, 90 रुपया बचा ना। तो अब जब भी आरबीआई को लगता है कि हम कम उधार बंटवाएं, तो अपना सीआरआर क्या करता है? बढ़ा देता है। अपने पास पैसा ज़्यादा रख लेगा तो आप कम बांट पाएंगे, बैंक कम बांट पाएगा, और अपने पास पैसा कम रखेगा तो बैंक ज़्यादा। तो हमेशा याद रखिएगा, सीआरआर बढ़ा के या घटा के साख पर नियंत्रण करता है, हाँ, उधार पे नियंत्रण। कब बढ़ाता है? अच्छा, सीआरआर बढ़ाने से क्या फायदा होगा? उधार देने की क्षमता बढ़ जाएगी या घट जाएगी? उधार देने की क्षमता बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? हम पूछे कि सीआरआर अगर बढ़ा दे तो बैंक उधार ज्यादा देंगे कि कम? कम देंगे, पैसा कम बचेगा। तो विद्वान है, खाली सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, दिमागवा नहीं चला रहे हैं। ऐठो विद्वत्री थी लेकिन आई नहीं रही है, विदुषी। एक विद्वान एक विदुषी हैं हमारे। आइए चौथा, अब हम लोग सीआरआर समझ में आया ना? ठीक है, तीसरा ये देखिए, SLR, ये क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, क्या है? वही है संविधि से बना है, एक प्रत्यय है, सांविधिक तरलता अनुपात। सांविधिक तरलता अनुपात, ये होता क्या है? तरल मतलब मुद्रा। होता क्या था पहले कि बैंक को जितना पैसा मिलता था, कुछ सीआरआर दे करके बाकी उधार बांट देता था, 1 रुपया उसके पास नहीं बचता था। जो जमा किया है वही पहुंचा 3 दिन बाद, तो कहता था ये नहीं है, अब आ रहे हैं, ऐसे कहता अब आ रहे हैं, सवेरे में आना चाहिए 10 बजे। झूठा जान रहा है कि 2 बजे आए हैं, तो कहेगा अब आ रहे हैं, 11 बजे आना चाहिए ना। अच्छा 11 बजे आएंगे, कि अभी पैसा नहीं लेके आया, अभी आ रहा है, गाड़ी से आ रहा है, रुक जाइए, पैसा अभी आया नहीं, 2 दिन से बोला है कि आ रहा है पैसा, आया नहीं। अरे सवेरे पहुंच जाएंगे तो आया नहीं, बाद में पहुंचे तो अब आ रहे हैं। बड़ी समस्या है। आइए देखिए, कहाँ से कि पैसा नहीं है उसके पास, दे के फंसे हैं आप। तो आरबीआई नियम बना दिया, कहा कि देखिए आप हैं बैंक, कौन सा बैंक? कोई सा भी बैंक, चालाक बैंक। कौन सा बैंक है? चालाक बैंक। सही में बैंक बड़े चालाक होते हैं, ये चालाक बैंक है। इसके यहाँ आपने शाखा खोला, ये नियम बनाया कि देखिए अगर आपको जितना पैसा मिलेगा उसका एक निश्चित अनुपात तो हमारे पास सीआरआर के रूप में रखना ही है, लेकिन आपको ये अधिनियम के थ्रू, ये कानून है, बताए ना कि अधिनियम के थ्रू ये सब होता है। और आपको अपने पास भी इकोनॉम बक्सा है बैंकवा में, अपने पास भी एसएलआर रखना है एक निश्चित अनुपात में।
और वो अनुपात हम बताएंगे 3 से लेके 15 के बीच में रखते रहिए। जितना बताएंगे उतना रखना है। काहे रखना है? काहे कि हम सुने थे कि कई लोग सुने का थे, कब वो आरबीआईओ साहब फंस गए होंगे, वही बैंकों में दिए होंगे, वो तो वही में जब आरबीआई के मालिक है तो अपना पैसा का आरबीआई में रखेंगे? आरबीआई के गवर्नर अपना पैसा कहाँ रखते होंगे? यही बैंकों में रखते होंगे, इसी अकाउंट से अपना निकलवाते भी होंगे पेमेंट जो आता होगा सैलरी। तब का आरबीआई का मतलब आरबीआई के ऊपर से ले लेंगे का? इसी बैंक में उनकी सैलरी आएगी, वो फंसे होंगे कहीं वो। सैलरी कितना होता है? अब हम बता रहे हैं, सुनिए सैलरी कितना होता है। कितना होता है? अब चाहे जो हो लेकिन फंसे तो। लेकिन फिर भी सुनने में तो आता है कि भारत में सबसे ज्यादा सैलरी उसका रहता है, राष्ट्रपति का, तो आरबीआई का कितना रहता है? बताते हैं। तो 3 से 15% इनको अपने पास रखना है। इसका मतलब मान लेते हैं कह दिया कि 6% आप अपने पास रखिए। तो देखिए 100 रुपया जब कोई इनको दिया तो 100 रुपये में से 5 रुपया तो CRR था, तो 5 रुपया यहाँ रख दिए, 100 का 5% 5 रुपया, और 6 रुपये अपने पास रख लिए। तो कितना बचा इनका? 11 रुपया तो सब रखने में ही चला गया, 89 रुपया बचा, यही उधार देंगे। समझ रहे हैं? तो अगर ये SLR हम बढ़ा दें, हम नहीं बढ़ा पाएंगे, मान लीजिए आरबीआई SLR बढ़ा दिया आरबीआई, तो क्या ये ज़्यादा उधार बांट पाएंगे? सोच के बताइएगा। आदित्य, SLR अगर बढ़ा दे तो ज़्यादा उधार बांट पाएंगे? नहीं बांट पाएंगे, क्योंकि SLR अब मान लीजिए 10 रुपया कर दिया, तो इसका मतलब 5 ही 10 ही 15 तो रखना ही पड़ेगा, बचेगा इनके पास कितना? 85 है ना, उधार बांट पाएंगे। तो बैंक हमेशा SLR या CRR अगर बढ़ाता है, दोनों बढ़ा दिया, तो बैंक तो वैसे ही कम पैसा बांट पाएंगे। चाहे एक भी बढ़ा दे, चाहे CRR बढ़ा दे या SLR, है ना, या फिर घटा दे, दोनों या कोई एक। अभी मैं सोचिए एक बढ़ाएगा एक घटाएगा, ऐसा नहीं करता है, क्या फर्क पड़ेगा? फिर तो पैसा घुमा फिरा वही हो जाएगा। तो अगर घटा देगा तब तो ही ज़्यादा बांटेंगे। तो घटाएगा कब? जब ज़्यादा बंटवाना होगा तब। ज़्यादा कब बंटवाना होगा? जब मुद्रास्फीति रहेगी, यानी वस्तु सस्ती रहेगी, वस्तु की कीमत सस्ती रहेगी। लेकिन जब मुद्रास्फीति रहेगी, इन्फ्लेशन रहेगा, तो वैसे ही महंगा है, मुद्रा बज रहा है जेब में, काहे उधार और बंटवाएं सस्ता दे के? बढ़ा देगा, यानी ये बढ़ा देगा तो ये लोग उधार कम बांट पाएंगे। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब SLR का मतलब समझ में आया? सांविधिक यानी कानूनी। SLR नाम क्यों पड़ा? सांविधिक यानी कानूनी, तरलता यानी तरल रूप में, नगद रूप में, ई अकाउंट पे नहीं कि 10,000 आपका 5,000 आपका, ई वाला नहीं, तरल रूप में आपको एक निश्चित अनुपात रखना है अपने पास। ये बस दिखा देता है 10,000 आपके अकाउंट में गया, अब पता चला गए निकालने निकली नहीं है, 5 लाख है अकाउंट में, जाओ निकालो, अभी कहे हैया नहीं है, कहेगा पहले बताइए इतनी बड़ी रकम है, अब बड़ी रकम हो गई, लिए तो बड़ी छोटी थी। तो यही है, इसमें ध्यान रखिएगा, है ना। SLR वह एक निश्चित अनुपात, मतलब SLR है का वह निश्चित अनुपात जिस निश्चित अनुपात में बैंकों को एक नगद रूप में मुद्रा रखनी पड़ती है। बैंक नगद रूप में मुद्रा अपने पास रखता है, वो SLR है। नहीं नहीं नहीं, हम कटोरा कटोरी नहीं है, सोना भी रखेंगे तो नहीं माना जाएगा, हमें पैसा चाहिए, वो पैसा रखना होगा। हाँ, इन्हें सोना का चम्मच रख दें, हमें नहीं चाहिए वो। सोने पर तो वो ब्याज लेगा, कोई वस्तु रखेगा तो उस पे ब्याज लेता है। पैसा रखना है, इसीलिए इसका नाम रख दिया तरलता। इसीलिए तो जान रहा था कि बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं यहाँ शांति की तरफ से की तरह, इसलिए खुद लिख दिया तरलता। सबसे तरल क्या है? पैसा, मुद्रा। तरल लिक्विडिटी, लिक्विड वह सबसे तरल वह वस्तु होती है जो बिना किसी बाधा के, बिना श्रम के, बिना कुछ खर्च किए आसानी से लेन देन हो जाए। सोना लेके आएंगे तो उसमें बाधा रहेगी, क्योंकि सोना लेंगे तो ये कहेंगे सोना का करेंगे, और जो ढूंढ रहा है उसको तो ज़रूरत है, ये कहेंगे हम सोना का करेंगे, हमें तो पैसा चाहिए।
अब पता नहीं इस सोनमय हो कि है अगवा ठेलवा बेच रहे 50 रुपया में एक ठो पूरा चैनमय, वही है, यो एक समस्या। हाँ, तो वो लिक्विड नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है वो। मुद्रा तुरंत, छोटे छोटे बच्चे हुआ पहचान जाते हैं, रोने लगते हैं, कब वो बहका के लीजिए देने के बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाए, देखिए वो जान जाते हैं कि असली है कौन नकली है। आइए चलिए, तो ये हम लोग देखे SLR और CRR बढ़ा घटा के काम किया जा सकता है, साख का नियंत्रण, और सारे बैंकों पे इसका प्रभाव पड़ता है, सब पे पड़ेगा, ये नियम सबके लिए है। आइए अगला हम लोग पढ़ते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। अगला यहाँ तो कुछ विद्वान है जो तुरंत पढ़ने के बाद तुरंत डिस्कशन शुरू हो जाता है कि भाई इसमें क्या कमी रह गई, क्या दिखता है, क्या खुले, मतलब ऐसे ऐसे विद्वान है। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट, ये क्या है? खुले बाजार की क्रिया है। कौन करेगा, कहाँ करेगा, चलिए बताइए। क्रय विक्रय, क्रय विक्रय तो हमारे यहाँ सब्जियों सिर पे रख के बेचते हैं सब, बताइए। आई भैया बता रहे हैं, बैंक भैया फीस देते हैं। सैलरियो भैया लेंगे। आइए देखिए, जब ये RBI करेगा, बैंक नहीं करेंगे, सुनिए पहले, RBI करेगा। कौन करेगा? जब RBI प्रतिभूतियों का, प्रतिभूति जानते हैं, क्रय विक्रय करे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे खुले बाजार की क्रिया कहते हैं। बड़ा इजी है, क्या कहते हैं? यानी प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री, तो उसे खुले बाजार की क्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन करे? RBI। लेकिन कब बेचेगा और कब खरीदेगा उसका मन। कब प्रतिभूति बेचना चाहेगा RBI, आप बताइए। हमारे पास दो ऑप्शन हैं। जब मार्केट में मुद्रा ज़्यादा है, एक ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन है, अभिषेक बताएंगे या शांति बताएंगी, उसके बाद आदित्य की बारी आएगी। या जब मार्केट में मुद्रा कम है, आदित्य बता देंगे, हालांकि इनको हल्का मत लीजिए आप लोग। जो तेज रहता है उससे हम पहले पूछते हैं। तो अच्छा, क्वेश्चन में भूल गए। हम कहे कि RBI प्रतिभूतियों को बेचता खरीदता है, तो कब RBI प्रतिभूतियों को बेचेगा यानी विक्रय करेगा, आप बताइए कब बेचेगा? आप अभिषेक हैं? आप बोले कि हाँ, हम लिख रहे थे। दिमागवा लगावा, बतावा कुछ। दो ही थे ऑप्शन में हो, तीसरा भी दे दें? एक तुक्का लगी जाई। मुद्रा जब कम है मार्केट में तब प्रतिभूति बेचेगा। अरे मोरी मैया, सही बता रहे हैं। देखिए सरेंडर कर दिए, नहीं गलत बता रहे। कहा कैसे गलत है बताइए? हाँ, ये बेचेगा क्यों? RBI क्यों बेचेगा? वो बेचेगा कि आप 800 में हमारा ले लीजिए, 1000 का है, तो आप लेंगे और पैसा
तो मार्केट से पैसा किसके पास जाएगा? इसका मतलब जब मुद्रा मार्केट में ज्यादा है तब ना वो बेचेगा। सही बता रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं? बताइए, हो सकता है गलत पढ़ा रहे हो अपनी बात सही करने के लिए। तो ये बेचेगा कब? जब मार्केट में मुद्रा ज्यादा। मुद्रा कब ज्यादा रहेगी? जब ज्यादा रहेगी मुद्रा तो क्या कहलाएगी? स्फीति। यानी जब मुद्रा स्फीति रहती है तो आरबीआई क्या करता है? प्रतिभूतियां बेचता है। वहां तो पढ़ाए हैं। तो आप लोग मुद्रा स्फीतियों पढ़े होते तो कुछ कमवा काम किया होता। कोई बात नहीं, हम तो दिन भर पाड़ा की तरह चिल्लाइबे करेंगे। कब खरीदेगा बताइए, हम मिटा दिए हैं। कब खरीदेगा आप तो बता दीजिए। फिर वही हम ऐसा बोल भी दे रहे तब भी वो नहीं समझ पा रहा है। हाँ, ये नहीं, मुद्रा ज्यादा रहेगा तब कि कम ही बताओ। मुद्रा जब ज्यादा रहेगा तब खरीदेगा कि कम रहेगा तब खरीदेगा? हाँ अरे बोलने दीजिए हमको, क्वेश्चन सुन रहे हैं, क्या बोले आप, डिवाइड कर रहे हैं। अब बाद में चेक करेंगे, जाने दीजिए, समझ आ रहा है। तो जब मार्केट में मुद्रा कम रहती है तो खरीदना शुरू करता है कि आप प्रतिभूति हमारा दीजिए और पैसा देने लगेगा जनता को, है ना। लोग आएंगे, पैर छुएंगे 1000 रुपया, फिर पैर छुएंगे 1000 रुपया, मार पैसा। हमारे गाँव में जैसे कोई आता था ना तो हम लोग पैर छू लेते थे कि कम से जाते सब 5 रुपया देंगे, 10 रुपया देंगे। हम तो जब 5 रुपया पकड़ा देता था ना तो हम चले जाते बस स्टैंड तक छोड़ने। आइए चलिए अगला हम लोग देखते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया ना? कब बेचेगा कब खरीदेगा, इससे भी नियंत्रण होगा। अब बेचने खरीदने का काम सबके लिए करेगा ना, ऐसा तो नहीं कि तुम खरीद सकते हो ही नहीं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, सब खरीद सकते हैं, सब पे प्रभाव पड़ेगा। आइए अब अगला हम लोग पढ़ रहे हैं LAF। ये क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट लिक्विडिटी है एडजस्टमेंट फैसिलिटी जानते हैं? ये फैसिलिटी जानते हैं कि एकदम आधा अधूरा समझते हैं? सुविधा फैसिलिटी यानी तरलता। तरलता तो अब जान ही गए आप लोग, पैसा मुद्रा। समायोजन एडजस्ट करना मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ अभी फिलहाल 400 बच्चे बैठे हैं और मान लीजिए 400 की सीट है, ऐसे 5 और आ जाएं तब एडजस्ट करना होगा कि नहीं? तो वही जो 405 एक्स्ट्रा बैठाएंगे तो क्या कहलाएगा? एडजस्टमेंट, समायोजन, उसी में एडजस्ट करिए। समझ में आया? हमारे यहाँ बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट करते हैं लोग। पनीर की सब्जी जब खत्म हो जाती है, अरे सर पानी डाल देते हैं किसी भी प्रोग्राम में, हाँ देखिए एडजस्ट करना सिखा रहे हैं। आइए देखिए, तरलता समायोजन सुविधा, ध्यान से बात नहीं, ये है क्या तरलता समायोजन सुविधा? बहुत इजी है। अगर हमारे पास तरलता ज्यादा है कि कम, उसी को समायोजित करना है और ये सुविधा किसके पास है? तो आरबीआई जब मार्केट में यानी जब देश में या बाजार में तरलता ज़्यादा है कि कम है, इसको एडजस्ट करना है तो क्या करती है? तरलता समायोजन सुविधा का उपयोग करती है। और इस उपयोग के लिए 2 काम करती है, इसी दोनों के सहारे से तो ये काम करती है। रीपो
और रिवर्स रिपो। रिपो और रिवर्स रिपो। आइए समझिए, देखिए आप पढ़ेंगे ना तो यह है रिपो का मतलब रीपरचेजिंग ऑप्शन है। क्या है फुल फॉर्म? रीपरचेजिंग ऑप्शन, पुनः क्रय ऑप्शन। और यह है रिवर्स रीपरचेजिंग ऑप्शन, आर से रीपरचेजिंग ऑप्शन। फुल फॉर्म इसका ये है। और भारत के लिए होता क्या है, हमारे यहाँ जो नियम बना है कि जब आरबीआई किसी को प्रतिभूति देती है इस ऑप्शन के साथ कि एक निश्चित समय बाद हम ले लेंगे, पुनः खरीद लेंगे, रीपरचेज कर लेंगे, पुनः खरीद लेंगे, पुनर्क्रय इसी को बोलते हैं। रीपरचेजिंग ऑप्शन, रिपो मतलब पुनर्क्रय, फिर से खरीद लेना। लेकिन हमारे यहाँ तो यह है कि हम प्रतिभूति इस आशय से दे रहे हैं कि कुछ समय बाद खरीद लेंगे, मतलब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ज़्यादा लंबा समय बाद नहीं, कम समय के लिए दिया जाता है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, है ना, खरीद ले। इसका मतलब क्या हुआ, जिससे देखिए आरबीआई है, हाँ लिखा तो है, आरबीआई मान लीजिए बैंक को अपना प्रतिभूति दिया, ये प्रतिभूति दिया 500 का है, तो इनको दिया तो इनसे पैसा लेगा कितना, 500 रुपये। लेकिन हालांकि ये 500 में बेचा लेकिन है 600 का, समझिए बात को। तो ये तो ले आके बक्सा में अपना रख लिए प्रतिभूति, अब पैसा आरबीआई ले लिया, नहीं समझ में आया। आरबीआई प्रतिभूति दिया, कहा कि 1 महीने बाद हम ले लेंगे, अभी तो दिया, ये जो है तुरंत खरीद लिए। बैंक क्या किया, खरीद लिया। अब बैंक खरीदा तो क्या ऐसे झूठा खरीदेगा, पैसा देगा ना, 500 रुपया देगा ना, 600 मूल्य है लेकिन 500 का ये बेचा है, तो 500 तो लेगा ना, पैसा तो इसके पास आ गया ना, तो उसके पास पैसा तो कम पड़ गया ना, समझिए कम पड़ गया। लेकिन 1 महीने बाद फिर जब ये वापस अपना प्रतिभूति लेगा तो 600 देगा। तो अभी 1 महीने तक तो पैसा ले लिया। तो प्रतिभूतियां तो हम लोग देखे भी थे पहले भी, ओपन मार्केट ऑपरेशन में, खुले बाजार की क्रियाएं में प्रतिभूतियां बेचता है पैसा लेने के लिए, खरीदता है पैसा देने के लिए। तो ठीक है, यहाँ पे ये है क्या, यहाँ तो रियल में ये लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति कौन है, आरबीआई, कोई भी व्यक्ति इस उद्देश्य से कोई प्रतिभूति बेचे कि हम रीपरचेज कर लेंगे 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, तो रीपरचेजिंग ऑप्शन कहलाता है कि हम बेच तो रहे हैं लेकिन दोबारा खरीद लेंगे, रीपरचेज कर लेंगे, दोबारा खरीद लेंगे, पुनर्क्रय कर लेंगे। ये तो बात सही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो परिभाषा है वो परिभाषा ये है, हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि ये तरलता डालने और निकालने के लिए बना है, रिपो और रिवर्स रिपो। इसलिए हमेशा वही एग्जाम में आएगा बार बार, और वही आपको याद रखना है, और हमेशा जीवन भर वही याद रखना है। क्या, आइए हम बताते हैं। बैंक दर आपको याद है, ध्यान से देखिएगा, बैंक दर याद है, ध्यान से देखिएगा। बैंक दर क्या है, वह दर है जिस दर पे आरबीआई बैंकों को ऋण देता है। क्या देता है, ऋण देता है, जिस दर पे, है ना, जिस दर पे आरबीआई बैंकों को ऋण देता है। 6% पे अगर दिया, यही दर है इसकी, जिस रेट पे। लेकिन ये जो बैंक दर होता है दीर्घ अवधि के लिए ऋण दिया जाता है, 1-2 दिन के लिए नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। कौन ऋण लेगा, आप कि बैंक कि दोनों, सही से बताइएगा, देखिए पढ़ा रहे हैं। हाँ, बैंक को ही खाली दिया जाएगा, आपको नहीं। बैंक दर वह दर होती है जिस दर पे आरबीआई बैंकों को उधार देता है, लेकिन ये दीर्घ अवधि के लिए देता है। किस अवधि के लिए, याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए देता है, दीर्घ अवधि के लिए देता है, लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन रिपो भी वही है,
याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए हमेशा, जब भी कंफ्यूजन हो तुरंत दूर कर लीजिएगा। रिपो दर वह दर है जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है। दोनों तो बतिया एक है, लेकिन ये कम अवधि के लिए ऋण देता है। एक दिन, एक महीने, 2 महीने, एक दिन के लिए भी लेते हैं लोग। अरे भाई परसों इनको पैसा मिलेगा, अभी कल मिलेगा, आपको आज चाहिए, कहाँ से देंगे? एक दिन के लिए उधार ले लिए, आपको दे दिए, बाकी पैसा जो कल मिलेगा वो मिल जाएगा तो हम उसको चुका देंगे। एक दिन 2 दिन के लिए भी उधार लेते हैं, है ना? पैसे का बड़ा रोल होता है। टमाटर आज बेचना है, आज चाहिए, पैसा नहीं तो कैसे बेच पाएंगे? 4 दिन में तो सड़ जाएगा वो। तो आरबीआई जिस दर पर बैंकों को ऋण देता है वह दर तो रेपो भी हो सकती है, बैंक दर भी हो सकती है, लेकिन अगर दीर्घ अवधि के लिए देता है तो बैंक दर है, और 60 टर्म के लिए देता है, लघु अवधि के लिए तो क्या है? रीपो। तो एक लाइन में समझिए, रीपो वह दर होती है जिस दर पर आरबीआई बैंकों को लघु अवधि के लिए ऋण देता है। अब देखिए वहां नया नया लेके आएगा अंतरिक्ष से ना, हाँ, अल्पकालिक दे देगा और वो दीर्घकालिक दे देगा। अंतरिक्ष से लेके आएगा, हिंदी तो हमसे मत कहिएगा, इसलिए पर्यायवाची पढ़ा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया हिंदी लेके आता है एग्जाम में। तो आरबीआई अगर लघु अवधि के लिए बैंकों को ऋण जिस दर पे देता है वो रेपो रेट है। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, है ना? ठीक, रेपो रेट यानी, अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, जब इनको ऋण ये लेंगे तो आप ही बताइए ये इनको प्रतिभूति देगा कि ये इनको देंगे? क्योंकि ऋण इनको चाहिए, इनको पैसा चाहिए, इनको पैसा, बैंक को पैसा चाहिए, बैंक प्रतिभूति देगा ना। लेकिन हम तो वहाँ ये देखे थे अपने वाले में कि आरबीआई प्रतिभूतियों को इस उद्देश्य से बेचता है कि दोबारा ले लेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वाली परिभाषा अलग है। ये अपनी प्रतिभूतियों को इनको बेच रहा है, यानी आरबीआई खरीद रहा है, और इस उद्देश्य से ही बेच रहे हैं कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद हम फिर ले लेंगे। आपको पता है ये प्रतिभूति देंगे तब आरबीआई देगा, तो ये अपनी प्रतिभूतियां इनको देते हैं। मान लीजिए प्रतिभूति दी, आपका कागजवा जमीनिया वाला उठा के दे दिया है और दे करके उधार ले लिया है, तो प्रतिभूति जब इनको दिया है तो ये कसम खाया है, शंकर जी की पिंडी उठा के बोला है कि 1 महीने बाद हम ले लेंगे, उस पर लिखा रहता है। इसका मतलब 1 महीने के लिए उधार ले रहा है, तो 1 महीने बाद हम खरीद लेंगे। तब क्या होगा? अभी तो हम दिए, ये लिए, मान लेते हैं इसका रेट 4% है, तो ये लिया तो 4% पैसा काट के इनको दिया होगा। ध्यान समझिएगा, पूरी कहानी समझने में टाइम लगेगा, बस इतना समझिए कि उधार यही ले रहा है, पैसा बैंक ले रहा है, तो प्रतिभूति देगा ना, ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन देगा। तो बोले थे ना कि इसमें लिखा रहता है कि हम एक निश्चित समय बाद रिपर्चेज, कहाँ गया पीछे देखिए, समझाए थे हम, देखिए पुनर्क्रय, एक निश्चित समय बाद दोबारा रीपरचेजिंग कर लेंगे, ऑप्शन रहता है, इस ऑप्शन के साथ वो लेता है, तो दोबारा ही रीपरचेजिंग करेंगे। यानी हम ले तो रहे हैं लेकिन 1 महीने बाद वापस हम अपना प्रतिभूति, इसका मतलब 1 ही महीने के लिए उधार ले रहे हैं, तो ठीक है 1 महीने के लिए लिए, फिर दोबारा आरबीआई जब इनको देगा इनका प्रतिभूति तो इनसे क्या लेगा? पैसा। अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा, यहीं पूछता, जब दोबारा आरबीआई इनको देगा ना, अब पैसा लेगा तो उसे रिवर्स रिपो कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स रिपो। तो रिवर्स रिपो वह दर होती है जिस दर पे आरबीआई आप से ऋण लेता है, आरबीआई ऋण लेता है और आपको प्रतिभूति देता है। तो रिवर्स रिपो क्या हुआ? रिवर्स रिपो वह दर है जिस दर पे आरबीआई उधार लेता है। कौन उधार लेता है? आरबीआई उधार लेता है बैंकों से कम अवधि के लिए।
अपनी मेमोरी खोल के बताइए, सोच के, कि रिपो का रेट ज़्यादा होगा परसेंटेज की ब्याज की रिवर्स रिपो का। हमें समझा देते हैं, शायद समझ में आ जाए तो फिर खुल जाएगा दिमाग। देखिए, रिपो में बैंक उधार लेते हैं। कौन उधार लेते हैं? बैंक। और रिवर्स रिपो में कौन लेते हैं? आरबीआई उधार लेता है। आप ही बताइए, जब बैंक उधार लेगा तो हमेशा आरबीआई सोचेगा कि हम जब उधार लें तो हमारे दर से बढ़ा के ही उनका उधार रहे, तभी तो उनसे ज़्यादा ब्याज लेंगे। ऐसा क्यों करता है पता है? देखिए हम कैसे। जब बैंक उधार लेते हैं यानी रिपो रेट है ना, आरबीआई से उधार लेंगे तो ये मान लेते हैं 5% पे ले रहे हैं उधार। कितने पे? 5% पे। यानी 100 रुपये देंगे और 5 रुपया उधार मतलब ब्याज देंगे, 105 रुपये। 100 रुपये लेंगे तो इनको कितना देना होगा? 105 रुपया। 5% ऐसे समझिए, 100 रुपये उधार लिए थे। कितना? 100 रुपये। जमा कितना करना पड़ेगा? 105 रुपये करना पड़ेगा ना, ब्याज सहित, एक महीने में। समझिए बात को। क्लियर? नहीं समझ में आया? ऐसे ही थोड़ी उधार दे, ऐसे ही तो उधार देगा नहीं। अब आरबीआई चला है उधार लेने, रिवर्स रिपो क्या है? आरबीआई उधार लेगा। तो आरबीआई, अगर आप ही सोचिए, अगर ये भी 5% पे उधार लेगा, ध्यान से देखिएगा, ये उधार लिया 5% पे, यानी 100 रुपये दिया, मतलब 100 रुपये लिया तो इसे भी 105 रुपये देना पड़ेगा। तो क्या फायदा हुआ लेन देन में? दोबारा जब खरीदा तो लिया ना, तो क्या फायदा हुआ? लेन देन में कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, मान लीजिए 6% कर दे, 6% कर दे, तो आरबीआई जब उधार लेगा तो उनको कितना देगा? 6% का ब्याज, तो 106 रुपये देना पड़ेगा। तो इसको घाटा है आरबीआई को। आप ही बताइए, उनको उधार दिया तो 105 रुपया मिला आरबीआई को, और अपने उधार ले रहा है तो 106 रुपया दे रहा है। ये कहाँ का नियम? तो ये क्या करेगा? 4% करेगा। कितना करेगा? अब समझिए यहीं पे। यानी अब आरबीआई जब उधार लेगा 100 रुपये तो इसे देना कितना पड़ेगा? 104 रुपये। तो देखिए, आरबीआई एक महीने में 104 रुपये दिया, आई कितना दिए? 105 रुपये। 1 रुपया उसका बचा आरबीआई का, यही उसका मुनाफा है। इसका मतलब रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है। यही एग्जाम में बताए ना, जहाँ खत्म होगा वही आईएएस में पूछेगा और वही गलत करके आएंगे। रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है, यही पूछेगा। ज़्यादा होता है, कम होता है, बढ़ा पढ़ाए तो हैं, बताए तो हैं, लेकिन तब तक भूल जाएंगे, पक्का भूल जाएंगे। तो रिपो रेट क्यों ज़्यादा होता है? आप ऐसे दिमाग में सोचेंगे कि जब बैंक उधार लेते हैं तो उन्हें ज़्यादा ब्याज देना होगा, आरबीआई लेगा। अच्छा, ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता? चलिए हम यहाँ लिख दिए हैं कि रेपो रेट, रिपो दर रिवर्स रिपो रेट से, रिवर्स रिपो दर से अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है मतलब रिपो 5% है और ये 4%, अधिक होता है। लेकिन अगर उल्टा लिख दे कि रिपो दर रिवर्स रिपो दर से कम होता है, इसका मतलब रिपो दर अगर 5% है, रिपो दर वही लाइन लिखे हैं, रिवर्स रिपो से कम होता है, मतलब ई 4 है, आई 5 है। रिवर्स रिपो ज़्यादा है, रिपो कम है। अगर मान लीजिए उल्टा हो गया कि रिपो को हम 4 कर दें और रिवर्स को 5 कर दें, तो उल्टा हो गया कि नहीं? इसका प्रभाव क्या पड़ेगा पता है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कैसे? देखिए, ईमानदारी समझिएगा। रिपो कौन सा रेट है? आराम समझिएगा, घबरा के नहीं। रिपो कौन सा रेट है? जिस रेट पे आरबीआई से बैंक उधार लेते हैं कम अवधि के लिए।
इतना तो आ रहा है समझ में ना। तो बैंक उधार लेगा, 100 रुपये लिया, 1 महीने के लिए 100 रुपया ले लिया, देगा तो कितना देगा? 104। कितना देगा? 104 रुपये। इसको देना कितना पड़ा? इसकी जेब पर कितना खर्चा आया? 104 रुपये। ठीक है, अब ई आएंगे, आरबीआई अब उधार लेंगे। आरबीआई पहुंचे बैंक के पास। किसके पास पहुंचे? आरबीआई पहुंचे बैंक के पास। उससे लिए कितना? 100 रुपये। लेकिन परसेंटेज कितना है बताए थे? 5 है, बढ़ गया है ना। तो इनको कितना देना होगा? 105। तब बैंक इन्हीं से खेला करने लगेगा, इन्हीं से लेगा, इन्हीं को उधार देगा, इन्हीं से लेगा, इन्हीं को, रोज कमाएगा 1 रुपया 100 रुपये पे। देखिए 104 रुपया देना पड़ रहा है और वसूल कितना रहा है? उल्टा चुन्ना लगा देगा आरबीआई को। तो ये बढ़ा रहेगा? नहीं रहेगा, चुन्ना लगवाएगा आरबीआई, पागल है। लेकिन अभिषेक की तरह स्टूडेंट रहे तो कभी चुन्ना नहीं लगा पाएगा। हम सही बोल रहे हैं ना? ठीक है, तो कहने का मतलब रिवर्स रिपो ज्यादा होता है कि रिपो? ये कम कर देंगे तो चुन्ना लग जाएगा, इनका कायदे का चुन्ना लग जाएगा। आप ही देखिए, हम ही उधार दे रहे हैं तो 4 रुपये हमें मतलब 104 मिल रहा है, और जब हम लेने जा रहे हैं तो 105 रुपया देना पड़ा, तो हमें नुकसान है ना। ऐसा धंधा ऊपर पड़ा है, उधारो दे या फिर फंसो जाए। क्लियर? तो हमेशा रेपो रेट ये ज़्यादा रहेगा, लेकिन हाँ 1 रुपये लगभग ज़्यादा रहता है हर बार का। देखिए अभी करंट का देखिए, रिपो और रिवर्स रिपो में 1 रुपये का अंतर रहता है, और वही मुनाफा रहता है इनका, 1% का अंतर रहेगा, हमेशा यही रहता है। अगर वो 4.5 रहेगा तो ये 3.5 रहेगा, वो 5 रहेगा तो ये 4 रहेगा, वो 4.25 रहेगा तो ये 3.25। देख लीजिएगा 4.5 या 4.25 या 4.25 यही होगा, और ये 3.25 यही रहता है। समझ में आया रिवर्स रेपो और रेपो? तो ध्यान सुनिए, बैंक दर और रिपो सेम है, कभी भूलिएगा मत। बैंक दर भी बैंक आरबीआई से उधार लेता है और रिपो भी उधार लेता है, दोनों उधार ले रहे हैं, लेकिन वो लंबी अवधि के लिए ले रहे हैं, कम अवधि के लिए। अच्छा, कम अवधि में रहता है ना कि दोबारा फिर प्रतिभूति ले लेंगे। तो देखिए अभी सोचिए, जैसे ही ये खरीदते हैं ना, मतलब उधार लेते हैं, कुछ समय बाद फिर देना भी पड़ता है, फिक्स है कितने दिन बाद देना है। उस वाले में फिक्स नहीं है, चाहे जय दिन के लिए उधार लें, इसमें फिक्स है, कमी अवधि के लिए। रिवर्स रिपो क्या है? रिपो का उल्टा हो गया। तो आपसे एग्जाम में रिपो नहीं पूछेगा, रिवर्स रिपो पूछेगा, क्योंकि रविकांत सर बता दिए हैं कि बैंक दर रिपो एक है, तो उलट दीजिए ना। जिस दर पे आरबीआई अब उधार लेगा, बैंक नहीं लेगा, कम अवधि के लिए। क्लियर? रहने दें? हाँ, नहीं तो पता चला उड़ जाएगा खोपड़ी से।